हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो है वह एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है, जो कि महेश कुमार बनवाल के द्वारा लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमें पढ़ना है पादपों की आकार की प्लांट मार्फोलॉजी, ठीक है। और यह जो हमारा वीडियो है यह बायोलॉजी के भाग से है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो पादप में जो जल है ऊपर चढ़ता है जाइलम के द्वारा, ठीक है। जाइलम के मदद से पादपों में जल क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो जो पर्याप्त प्रकाश अगर ना भी रहे, यानी कि प्रकाश पर्याप्त का अभाव रहे, तब भी एक बीज क्या है, अंकुरित हो सकता है, ठीक है। एक बीज अंकुरित हो सकता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वह लाल प्रकाश में अधिक होता है। यानी कि लाल रंग में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह क्या हो जाती है, अधिक होती है, ठीक है। उसका होने का जो दर है वह अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने को प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो जब जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को, ठीक है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसको विनाइट्रीकरण कहते हैं, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनाइट्रीकरण, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर है कि किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। तो वृद्धि रोधक के रूप में एब्सिसिक अम्ल एवं इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन जो है ये वृद्धि रोधक के रूप में काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? जो पुष्पित पौधे हैं उनके जो बीज होते हैं वह भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जो पुष्पित पौधे होते हैं उनके बीज भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण से मिलकर ये बने हुए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है वह क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है पादप की किस कोशिका का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम केचुए तथा जोंक पर नमक छिड़कते हैं, ठीक है, जब हम लोग केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं, ठीक है। आखिर क्या होता है कि वह मर जाते हैं केंचुए और जोंक नमक छिड़कने पर? तो उन पर परासरण पराघात होता है और इसके कारण वह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, परासरण पराघात के कारण। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो यहाँ पर जो मटर की फसल है, ठीक है, मटर की फसल वह मिट्टी को अत्यधिक नाइट्रोजन प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? तो जो सोडियम है, सोडियम वह पौधों के विकास में आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट जो है एक प्रकार का कार्बनिक जैव उर्वरक है। यह क्या है, कार्बनिक जैव उर्वरक है वर्मी कंपोस्ट, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? तो वह है आंवला। आंवला को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो है वह फूल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अफीम पौधों के किस भाग से होता है? तो फूल के भाग से इसको प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बनने वाले जो प्राथमिक जाइलम तत्व है
उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं। ठीक है, इसको प्रोटोजाइलम कहते हैं। जो सबसे पहले यानी कि प्राथमिक जाइलम जो तत्व बनते हैं उनको प्रोटोजाइलम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जो कॉफी है वह पौधे के बीज भाग से प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि जो कॉफी है वह पौधे के बीज भाग से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पौधे पर पाले जाते हैं। तो जो रेशम के कीट हैं वह शहतूत के पौधे पर पाले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो रेशम के कीट है वह सामान्यतः शहतूत के जो पौधे होते हैं उन पर पाले जाते हैं इनको। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हमें शुरू करना है। अब यहाँ पर है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाली जीवाणु कौन सा है। तो भूमि की उर्वरता को जो घटाने वाली जीवाणु है वह कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर है थायोबैसिलस और डिनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, तो ये जो है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस इसका नाम है। यह ऐसी जीवाणु है जो भूमि की उर्वरता को क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है। तो प्रकाश जो जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वह हाइड्रोजन दाता बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सूत्र होता है H2S। याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वह जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता बनता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि किस समूह के पौधों, ठीक है, किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है। तो यहाँ पर जो टेरिडोफाइटस हैं, जो टेरिडोफाइटस होते हैं वह टेरिडोफाइटस पौधे जो होते हैं उनके जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो वायु प्रदूषण के जो सूचक होते हैं वह लाइकेन होते हैं। ठीक है, लाइकेन जो होते हैं वह वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंडाशय विहीन यहाँ से हमें शुरू करना है। यहाँ पर है कि अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद। ठीक है, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं। तो यह जीनोम स्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, जो अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद होते हैं इनको जीनोम स्पर्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है। तो जो बरगद की शाखाओं से जड़ निकलते हैं उसको स्तंभ मूल कहा जाता है। ठीक है, उसको स्तंभ मूल कहा जाता है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर है कि परजीवी पौधे अपने पोषद, ठीक है, अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर जो है चूसकांग के द्वारा जो परजीवी पौधे होते हैं वह अपने भोजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है, चूसकांग, ठीक है, याद रखिएगा चूसकांग पौधे द्वारा वह क्या करते हैं, अपने भोजन का अवशोषण करते हैं अपने पोषद से यानी कि होस्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो वह है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है। तो जो नागफनी है उसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, नागफनी की जो पत्तियां हैं वह कांटों में रूपांतरित हो जाती है, ध्यान रखिएगा। गेहूं, धान एवं जौ, ठीक है, में कैसी जड़ें पाई जाती है। तो गेहूं, धान और जौ में कैसी जो जड़ है वह कैसी पाई जाती है। तो यह तंतुमय जड़ पाई जाती है। ठीक है, तंतुमय जड़ गेहूं, धान एवं जौ में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधों में पाई जाती है। तो जो रेशेदार जड़ तंत्र है वह प्रायः एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। तो रेशेदार जड़ तंत्र जो है प्रायः क्या होती है कि एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। याद रखिएगा कौन सा मरुद्भिद, ठीक है, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में पाया जाता है वह है एकेसिया। ठीक है, एकेसिया जो है वह एक मरुद्भिद पौधा है।
चलिए आगे देखते हैं पुष्प का सहायक अंग। ठीक है, पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है। ठीक है, पुष्प का जो सहायक अंग है वह कहलाता है बृहदल बृहदलपुंज बृहदलपुंज एवं दलपुंज। ठीक है, ये जो दो हैं ये क्या कहलाते हैं कि पुष्प का सहायक अंग कहलाते हैं बृहदलपुंज एवं दलपुंज। ठीक है, इसको पुष्प का सहायक अंग कहा जाता है। चलिए यहाँ पर है एक तरफ पादप और दूसरी तरफ है प्रयोग योग्य भाग। ठीक है, तो एक तरफ पादप दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनके प्रयोग योग्य जो भाग हैं वो दिए हुए हैं। लहसुन और प्याज। ठीक है, लहसुन और प्याज का जो प्रयोग में लाने वाला भाग है वह है सल्ककंद। ठीक है, सल्ककंद। ठीक है, जो लहसुन और प्याज का जो प्रयोग में लाने वाला भाग है उसका नाम है सल्कंद। और हल्दी और अदरक का जो भाग आता है प्रयोग में वह है प्रकंद। ठीक है, हल्दी और अदरक का प्रकंद भाग प्रयोग में आता है। वहीं अरबी अरबी जिमीकंद का घनकंद भाग जो है वह प्रयोग में आता है। और आलू का जो है वह कंद या फिर स्तंभ कंद भाग प्रयोग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हार्मोन्स या फिर वीकर को एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, एंजाइम्स से भिन्न है क्योंकि, ठीक है, एंजाइम से भिन्न है क्योंकि इसमें हार्मोन्स जो होता है वह उपपचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होता है। ठीक है, यह जो हार्मोन्स होता है वह उपपचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होता है, इसी बात से यह भिन्न है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। तो जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह उच्च पादपों से भिन्न होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें O2 का मतलब O2 का निष्कासन नहीं होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्याज किसका परिवर्धित रूप है। तो जो प्याज है वह तने का परिवर्तित रूप है। ठीक है, परिवर्धित रूप है तने का। जो प्याज है वह तने का परिवर्तित रूप है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है केवल दृश्य प्रकाश में होता है। विजिबल लाइट में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह विजिबल लाइट में ही होती है। तो ये हमारा आज के वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यह वीडियो हमारा जो था वह महेश कुमार बनवाल के द्वारा जो NCERT सार संग्रह लिखा गया है उसी का था और बायोलॉजी भाग से हम लोग पढ़ रहे थे पादपों की आकार की। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले सीरीज में, अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।